नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप? सब ठीक होंगे। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। जैसे कोरोना काल चल रहा है, इसमें आवश्यक होने पर घर से निकलें। मैं विकास कुमार जैन आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में बात करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे कि दंड विधान में दो प्रकार की विधि होती है, मूल विधि, दूसरी होती है प्रक्रियात्मक विधि। मूल विधि में जैसे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, हिंदू लॉ, मंडल लॉ, ये मूल विधि होती है। उसमें सिद्धांत दिए हुए होते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की बात करें तो अपराध का गठन कैसे होगा, उसकी सजा क्या होगी। वहीं प्रक्रियात्मक विधि में जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर लॉ, आपका एविडेंस एक्ट आदि, इसमें प्रक्रिया दी हुई होती है कि उस मूल विधि का इन्फोर्स कैसे हो। ये प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की बात करने से पूर्व हम थोड़ा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। भारत में प्रारंभ में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कर दिया जाता है या किसी व्यक्ति के अपराध करने से पीड़ित होता है तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं थी, एक निश्चित प्रक्रियाएं थी। जैसे कोतवाल के पास जाके एफआईआर दर्ज करवाना, राजा पहले प्राचीन काल में मुफ्ती, पंडित, मौलवी, इनके द्वारा दंड विधान के अंतर्गत न्याय किया जाता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उस समय मुगलों का शासन था, तो अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभिक अवस्थाओं में तो उसको यूँ का त्यों अपना लिया, लेकिन उनको कठिनाई महसूस होने लगी। तो उन्होंने जो भारत के प्रेसिडेंसी शहर थे उनके लिए सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1852 पारित की और पश्चात उसकी जगह 1865 में उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता प्रतिस्थापित की। और जो बाकी के शहर से अर्थात प्रेसिडेंसी शहरों को छोड़कर वहाँ के लिए 1861 में एक दंड प्रक्रिया संहिता पारित की। उसकी जगह 1872 में दूसरी दंड प्रक्रिया संहिता प्रतिस्थापित की गई। लेकिन क्या हुआ, 1860 में जब भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड बना तो उसके लिए एक निश्चित प्रोसीजर की आवश्यकता थी। तो जो पूर्व में दो दंड प्रक्रिया संहिता बनी हुई थी प्रेसिडेंसी टाउन के लिए और प्रांतों के लिए, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन था। उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड की संसद ने 1882 में सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता 1882 बनाई। लेकिन पता भी है, हम सब देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन भी आवश्यक है, तो उनको परिवर्तन जरूरी लगा। तो उन्होंने 1898 में उसके 1882 की दंड प्रक्रिया संहिता की जगह दूसरी सीआरपीसी प्रतिस्थापित की। 15 अगस्त 1947 को जैसे आज़ाद हुआ, देश की भावनाओं के अनुरूप अर्थात संविधान के अनुरूप कुछ उसमें परिवर्तन आवश्यक थे। इसके संबंध में भारत सरकार ने मलिमत कमीशन और जेल कमीशन का गठन किया। इन कमीशन और विधियाँ की रिकमेंडेशन हुई और जो भारतीय संविधान की भावनाओं के अनुरूप, साथ ही जो मेन ये चीज़ ये थी कि विचारण और अन्वेषण में ज़्यादा देरी ना हो, निष्पक्ष नैसर्गिक न्याय के आधार पर प्रक्रिया हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ ही आर्टिकल 22 जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जिससे गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। 24 घंटे से अधिक अगर अभिरक्षा में रखना है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा और व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पारित हुई, जो कि 1 अप्रैल 1974 में लागू हो गई। बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता का थोड़ा सा परफॉर्मा क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। इसमें लगभग 37 अध्याय हैं, अलग अलग अध्याय पर सबकी इसमें पावर दी गई। कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी, पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, मुलजिम को कैसे कोर्ट में पेश करेगी, मुलजिम अगर लोअर कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो अपील कहाँ करेगा, उसका प्रारूप क्या होगा। 484 धाराएँ हैं। इसके पीछे क्या है, 2 अनुसूचियाँ दी हुई है। पहली अनुसूची को 6 एक कॉलम में बांटा हुआ है। पहले कॉलम में पहली संख्या में लिखा हुआ है दंड का नाम, क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 के सारे अपराधों का जो विचारण या विचारण होगा या अन्वेषण होगा वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुरूप ही होगा। तो पहले में लिखा अपराध सेक्शन, दूसरा अपराध का नाम, तीसरा उसका दंड, चौथा वो अपराध जमानती है अजमानती है, पांचवा वो संज्ञेय असंज्ञेय, छठा वो किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। दूसरे जो अनुसूची दी हुई है उस अनुसूची में सबके परफॉर्म में प्रपत्र बने हुए हैं। जैसे गिरफ्तारी अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो एक परफॉर्मा कैसे तैयार करेगी,
कोई व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन करता है तो उस जमानत का प्रपत्र कैसा होगा, अपील का प्रपत्र कैसा होगा, किसी गाड़ी जब्त कर ली जाती है तो जब्ती कैसे बनेगी, आदि आदि। इसके बाद बात करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता कहाँ लागू होगी। साहब, दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत में लागू होगी। पूर्व में ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन कालांतर में भी अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में लागू होने लगी है। लेकिन चैप्टर 8, 10 और 11 के सिवाय नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होगी। अर्थात 8, 10 और 11 चैप्टर लागू नहीं होगा और संपूर्ण CRPC वहाँ लागू होगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ अधिसूचना द्वारा जारी करके नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में इसे लागू कर सकती है। क्वेश्चन ये उठता है कि जनजातीय क्षेत्र कौन से, तो इसके संदर्भ में भारत के संविधान की अनुसूची का अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है कि 21 जनवरी 1972 से पूर्व संविधान की अनुसूची 6 के पैरा 20 में जो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित है वो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में कहलाएंगे, लेकिन इसमें शिलोंग नगर पालिका सम्मिलित नहीं होगी। अब बात करते हैं थोड़ा एक क्वेश्चन, CRPC कहाँ लागू नहीं होती। तो एक तो है 8, 10 और 11 के सिवाय, चैप्टर 8, 10, 11 के सिवाय नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होगी। जहाँ स्पेशल लॉ है वहाँ CRPC लागू नहीं होगी, जैसे SC एक्ट बना हुआ है, NDPS एक्ट बना हुआ है वहाँ पे। दूसरा, जहाँ लोकल लॉ है, स्थानीय विधि है, वहाँ भी CRPC लागू नहीं होगी। इन चीज़ों को छोड़ के CRPC लागू हो जाएगी। इसकी जो किसी भी एक्ट का या कोड का जो सेक्शन 1 है उसका एक निश्चित है वो कहाँ लागू होगा, कब से लागू होगा दिया होता है। सेक्शन 2 या 3 उसमें परिभाषा क्लॉज दिया होता है। उसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता में जो धारा 2 है वो उसकी प्रक्रिया की बात करती है, उसकी परिभाषा की बात करती है, सॉरी। जैसे अब इसमें परिभाषा दी हुई है 2A में कि जमानती अपराध क्या है। तो जमानती अपराध से तात्पर्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है कि कौन सा अपराध जमानती होगा और कौन सा अपराध अजमानती होगा। जो अपराध जमानती होंगे वहाँ व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार होगा, और अजमानती अपराध कौन से होंगे, वह अपराध जिन्हें प्रथम अनुसूची में अजमानती अपराध घोषित किया गया है, और यहाँ पे व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं होगा। थोड़ा इसमें अंतर की बात कर लेते हैं। जमानती अपराध साधारण अपराध होते हैं, अजमानती अपराध थोड़े गंभीर अपराध होते हैं। जमानती अपराध में जमानत का अधिकार होता है, अजमानती अपराध में ऐसा नहीं होता। जमानती अपराध की जो ट्रायल होगी वो समन ट्रायल या फिर समरी ट्रायल होगी, और जबकि अजमानती अपराध की ट्रायल वारंट ट्रायल या सेशन ट्रायल हो गई। वो जमानती अपराध साधारण से 3 वर्ष से कम दंडनीय अपराध होंगे, और अजमानती अपराध वो होंगे जो 3 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय होंगे। उसके बाद करते हैं कि चार्ज क्या होता है। इसकी परिभाषा 2B में दी हुई चार्ज क्या है। चार्ज से तात्पर्य है कि न्यायालय का वह औपचारिक कथन कि किसी अपराध को न्यायालय का वह औपचारिक कथन कि किसी कृत्य को अपराध घोषित करने के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई है। जैसे बात करते हैं चोरी की, तो चोरी में अगर चोरी अपराध चोरी तभी होगा जब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 में जो 5 एसेशनल कंटेंट है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2C कि संज्ञेय अपराध क्या है। संज्ञेय अपराध से तात्पर्य वही है कि जो प्रथम अनुसूची दी गई है उसमें कहा गया है कि संज्ञेय अपराध कौन से होंगे और असंज्ञेय अपराध कौन से होंगे। यहाँ अपने को प्रथम अनुसूची देखनी होगी कि संज्ञेय अपराध कौन सा है और असंज्ञेय अपराध कौन सा है। वही बात है जैसे जमानती अपराध और अजमानती अपराध में अंतर था, वैसे ही अंतर है। संज्ञेय अपराध में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में ऐसा नहीं होता। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और असंज्ञेय अपराध साधारण प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय अपराधों में अधिकतर अजमानती होते हैं, जबकि असंज्ञेय अपराध जमानती होते हैं। इसी के साथ अंत में यही कहूँगा कि घर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाकर किसी से बात करें।